गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है, दैट इज सोलर एनर्जी। क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में ये सोलर एनर्जी को लेके टॉपिक बना हुआ है, तो हम एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर एनर्जी कि व्हाई डू वी नीड दिस काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया एंड व्हाट आर द वेरियस डायमेंशन इन विच गवर्नमेंट हैज सेट अप इट्स प्लानिंग कि हमने सोलर एनर्जी को एक्सपेंड करना है इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो इन दोनों ही एस्पेक्ट को आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर हम कुछ डेटा को देखें, क्योंकि योर पेपर जो आपका प्रीलिम्स या मेंस है, प्रीलिम्स में सर्टेन टाइप ऑफ फैक्ट्स आर रिक्वायर्ड while in mains examination these facts are used as a fodder material। और आपको पेपर में इस तरह के डेटा और फोडर मटेरियल की तरह डेटा को एज अ फोडर मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो उसी में अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिया के अंदर देखेंगे, तो अगर हमारा टोटल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को देखेंगे, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर हिंदुस्तान के अंदर जो है वो 150 गीगावाट का शेयर है, कि 150 गीगावाट एनर्जी हम रिन्यूएबल सोर्सेज से डेवलप कर रहे हैं। इन रिन्यूएबल सोर्सेज को अगर हम देखेंगे तो ये लार्जली लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कैसे हैं? जैसे आपका सतलज रिवर के ऊपर बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं, या आपके इंडस रिवर के या डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स के ऊपर बने हुए प्रोजेक्ट्स हैं, ये लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। तो आउट ऑफ 150 गीगावाट 46 गीगावाट लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। इनके अलावा 5 गीगावाट जो है आपके स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है रेदर देन प्रमोटिंग लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हैं, इकोलॉजी के लिए ठीक है, इनके अंदर उतना ज्यादा पैसे को लेके इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इनका जेस्टेशन पीरियड बड़ा नहीं है कि 20-20 साल तक प्रोजेक्ट बनेगा। मोर ओवर इनके आने वाले रिपरकशन, जैसे हमने केरला के केस में भी देखा था लास्ट ईयर, कि जब फ्लड आता है तो मेनी अ टाइम्स इट हैड बीन ऑब्जर्व्ड कि आपके डैम्स फेलियर हो जाते हैं अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर हम कोयना का अर्थक्वेक देखें 1967 का, तो उसमें भी हमने इतने बड़ा रिजर्वायर अगर किसी जगह पे बनाया है, तो वहां पे इन फ्यूचर सिस्मिक एक्टिविटी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। और अगर हम हिमालयाज की बेल्ट को देखेंगे, तो हमारे रिवर्स का जो ओरिजिन है, जो हिमालयन रिवर्स हैं, जो पेरेनियल रिवर्स हैं, उनका ओरिजिन हिमालय से है एंड हिमालय इज हैविंग हाई सिस्मिसिटी। इसलिए वहां पे रिजर्वायर बनाना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना सेफ भी नहीं है। तो इन सारे एस्पेक्ट को देखते हुए हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बेटर है रेदर देन लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट से। तो और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में देखते हैं, तो सोलर एनर्जी काफी तेजी से पिक हुआ है पिछले 3-4 साल के अंदर। और इस टाइम पे जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है कंट्री में, वो 50 गीगावाट की है, जो कि काफी तेजी से बढ़ा है। अदरवाइज फ्यू इयर्स बैक इट वाज जस्ट 20 गीगावाट। उसके अलावा हम विंड एनर्जी को देखते हैं, इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी में, डेट इज 40 गीगावाट एंड लास्ट इज बायो पावर डेट कॉन्ट्रीब्यूट 10 गीगावाट। तो इस तरह से 150 गीगावाट को हमने बाइफर्केट किया है 5 कैटेगरीज में, कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी 150 गीगावाट हम जनरेट कर रहे हैं, तो ये 150 गीगावाट अलग अलग सोर्सेस से किस तरीके से या क्या इनका डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है। लुकिंग एट द नेक्स्ट फैक्ट, दैट इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट लिया है कि 2030 तक हम ये जो 150 गीगावाट है, इसको 500 गीगावाट पे लेके चले जाएंगे, कि हम इतनी तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड करेंगे। गवर्नमेंट के डेटा बोलते हैं कि टोटल हिंदुस्तान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैपेसिटी है, जो टोटल पोटेंशियल है, दैट इज 1000 गीगावाट। तो हम इस पोटेंशियल को जल्दी से रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में, कि व्हाई वी आर प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड एट दिस मच पेस, कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा जो है रुझान बढ़ गया है। तो अगर हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स एज अ पुश फैक्टर फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, तो हम देखते हैं प्राइमरली पूरी दुनिया में आपको पता है कि इस टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ी समस्या है, क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ी समस्या है। क्लाइमेट चेंज के पीछे एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो है कि जो हम एनर्जी के अंदर हाइड्रोकार्बन बर्निंग कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि अगर हम कार्स चला रहे हैं तो पेट्रोलियम की बर्निंग कर रहे हैं, डीजल की बर्निंग कर रहे हैं। अगर बिजली बना रहे हैं तो कोयले की बर्निंग कर रहे हैं, कोल बर्न कर रहे हैं, तो थर्मल पावर प्लांट्स हैं। इन दोनों बड़े फैक्टर की वजह से कि इंडस्ट्रीज के अंदर थर्मल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड व्हीकुलर पॉल्यूशन बाय डीजल एंड द पेट्रोलियम कार, ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो एनर्जी पे अगर आप ठीक से काम करेंगे, क्लीन एनर्जी की तरफ अगर आप जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सकते हैं, जो कि इस समय सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। तो मींस वी आर लुकिंग फॉर द
क्लीन एनर्जी। तो आप अगर कोई पूछते हैं मीन्स के अंदर कि हम क्यों हम इस तरह के सोर्सेस की तरफ देख रहे हैं, तो वी आर लुकिंग फॉर द क्लीन एनर्जी सोर्सेस। सेकेंडली वी आर लुकिंग फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी है जो अपने को रिन्यू कर देती है, जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव रियलाइज, जैसे यूनाइटेड किंगडम ने अपने कोल एंड पेट्रोलियम के रिजर्व्स को एग्जॉस्ट कर दिया है, वर्ल्ड लेवल पे ऐसा माना जाता है बाय 2050 ऑल ऑफ आवर हाइड्रोकार्बन्स विल बी एग्जॉस्टेड, बी इट कोल और बी इट पेट्रोलियम। तो हमें अब उन स्रोत ऑफ एनर्जी की जरूरत है, उन सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जरूरत है जो कभी ना खत्म हो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमने ये सारे एनर्जी के बारे में पढ़ा है, हाइड्रो एनर्जी है, सोलर है, विंड है, ये वे एनर्जी के सोर्सेज हैं जो हमेशा सस्टेन करेंगे। तो वी आर लुकिंग फॉर दी सस्टेनेबल एनर्जी, दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर दी रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहां जो आप शब्द है वो रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल हो सकता है। मीन्स में एनर्जी के ऊपर, न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर जरूर क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिसीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इस तरह की जो कीवर्ड्स वाली शब्दावली है इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट इज कि क्यों हम रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हिंदुस्तान में आप देखेंगे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में ओवर द टाइम आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन साइज बढ़ रहा है। तो इस एवर राइजिंग पॉपुलेशन की एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, बी इट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इसलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि अर्बन एरियाज में एनर्जी कंजप्शन ज्यादा है, आपके बिजली चलते हैं, आपके गैजेट्स चलते हैं, आपके एयर कंडीशन चलते हैं, आपके हीटर्स चलते हैं, तो इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। तो विद द राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन वी नीड मोर एनर्जी। तो अगर आप देखोगे लगातार गवर्नमेंट, आप देखिए ना कि हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। हम गाड़ियां क्यों ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं। टू क्वेंच द थर्स्ट ऑफ दिस राइजिंग पॉपुलेशन वी आर इंक्रीजिंग अवर एनर्जी सप्लाई। फोर्थ इज एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। हम अभी तक हिंदुस्तान में एनर्जी रिन्यूएबल पे बहुत ज्यादा काम पहले नहीं हुआ। रीजन बीइंग इज कि हमारी एनर्जी की डिमांड कम थी और हमने अपने को डाइवर्सिफाई नहीं किया। हम थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे बहुत निर्भर करते रहे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें समझ आया कि केवल लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ये एग्जॉस्टिबल है, ये नॉन रिन्यूएबल है। इसलिए हम एनर्जी को लगातार डाइवर्सिफाई कर रहे हैं कि अपनी एनर्जी की डिमांड को मल्टीपल सोर्सेज से हम पूरी करने की कोशिश है। इससे नेशन डिपेंडेबल नहीं होता किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स के ऊपर। ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी आर डाइवर्सिफाइंग अवर एनर्जी सप्लाईज। मोर ओवर डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्टिकुलरली फॉर सोलर एनर्जी। डिसेंट्रलाइज का मतलब समझिए, अगर मेरे को कोयला छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलता है तो मेरा एनटीपीसी का प्लांट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्लांट लार्जली छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही होगा। अगर मेरा प्लांट दिल्ली के अंदर भी है, भटिंडा के अंदर भी है, या हिंदुस्तान के उन क्षेत्रों में है जहां कोयला नहीं मिलता, तो इसका मतलब है मेरे को मालगाड़ी से फ्रेट के द्वारा कोयले को पहुंचाना पड़ता है, फिर वहां से कोयले से एनर्जी बनती है। तो ये अपने आप में महंगा प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर लुकिंग फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर डिसेंट्रलाइज्ड, जहां मूवमेंट ऑफ एनर्जी बहुत इन्वॉल्व ना हो। तो सोलर एनर्जी इज द डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी। आगे मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा कि अगर अंडमान में बिजली देनी है तो बहुत कॉस्टली अफेयर है कि मेनलैंड से अंडमान में बिजली पहुंचाना, लक्षद्वीप में बिजली पहुंचाना, नॉर्थ ईस्ट में बिजली पहुंचाना, हिमाचल, उत्तराखंड, JNK, सिक्किम, इन स्टेट्स में बिजली को पहुंचाना, क्योंकि यहां पे कोयला नहीं है। तो या तो आपको थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश करना पड़ेगा, अदरवाइज आप छोटा नागपुर में बिजली बनाओगे और उनको ग्रिड द्वारा ट्रांसमिट करोगे इतनी दूर, और ट्रांसमिशन में देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी वेस्टेज। तो एनर्जी की लीकेजेस होती हैं, वेस्टेज होती हैं। तो ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो वी आर लुकिंग फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी सोर्सेस। तो सोलर पावर एक बहुत डिसेंट्रलाइज सोर्स है, क्योंकि हिंदुस्तान की अगर आप लोकेशन देखोगे तो इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली अ ट्रॉपिकल कंट्री, और यहाँ पे हमारे पास 12 महीने बहुत अच्छी सनलाइट है। तो हम इस सनलाइट को रीप करेंगे, वी आर अ ट्रॉपिकल नेशन। तो इन 6 फैक्टर्स की वजह से वी सी कि क्यों हमें सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, क्योंकि अब जैसे आपके मेंस में सवाल आ रहे हैं वो एनालिटिकल आ रहे हैं, ये नए सवाल हैं, ऐसे में भी इस तरह के पॉइंट्स आपके काम आते हैं। ऑलराइट, अब हिंदुस्तान में देखते हैं कि सोलर एनर्जी की सिचुएशन क्या है।
सबसे पहले अगर हमें किसी पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर काम करना है या प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, हम एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनाते हैं। जैसे हमें अगर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर के लिए काम करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बनाएंगे। हमें डिफेंस के ऊपर काम करना है तो एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है जो डिफेंस के बारे में हमेशा सोचेगी और उसके ऊपर काम करेगी। सिमिलरली अगर रिन्यूएबल एनर्जी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो सबसे पहले हमने एक मिनिस्ट्री फ्लोट करी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका ये काम है कि डेडिकेटेडली एनर्जी को कैसे नए और रिन्यूएबल फॉर्मेट ऑफ एनर्जी को हार्नेस करना है। तो दिस इज द मिनिस्ट्री विच वी हैव फ्लोटेड। मोर ओवर मिनिस्ट्री बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें चाहिए कि रिसर्च थिंक टैंक जो इस तरह की नई एनर्जीज को हार्नेस करने के लिए पॉलिसीज बनाए, तरीके ढूंढे, R&D करे। तो इसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, जिसका ये काम है कि वो पूरे साल इसी चीज के ऊपर रिसर्च करे, R&D करे कि कैसे सोलर एनर्जी को हिंदुस्तान में एक्सपेंड करना चाहिए। अब इसने एक्सपेंशन के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया कि भाई हमें सोलर सेल चाहिए, हमें सोलर ग्रिड चाहिए, हमें सोलर पार्क बनाने हैं। तो इनको इंप्लीमेंट करने के लिए एक एजेंसी की जरूरत है। उस एजेंसी का नाम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विच इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो यही काम करती है कि हमने अगर सोलर पार्क बनाने हैं, सोलर प्लांट्स लगाने हैं, या घरों की छतों के ऊपर रूफ टॉप पे सोलर प्लांट्स लगाने हैं, सेल्स बनाने हैं, कहां से सेल्स प्रोक्योर किए जाएंगे, हिंदुस्तान में बनाने हैं तो इंडिजीनियस सेल कैसे बनेंगे, लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, ये वाला जो सारा काम है जो टेक्नोलॉजी से बेसिकली रिलेटेड है, जो ऑन फील्ड एग्जीक्यूशन है प्लान्स का, उसका काम करेगी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑलराइट, तो पहले हमने मिनिस्ट्री बनाई, मिनिस्ट्री के अंदर एक रिसर्च टैंक बनाया, एक इंस्टीट्यूट बनाया जो R&D करेगा, जो प्लानिंग करेगा, पॉलिसी ले डाउन करेगा, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा टेक्निकल लेवल पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये 3 हमने इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए। अब इस मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने बोला 2 तरीके से सोलर एनर्जी को हार्नेस किया जाता है। एक होता है ग्रिड कनेक्टिविटी। ग्रिड कनेक्टिविटी का मतलब है कि जैसे एनटीपीसी बिजली बनाती है और वो ग्रिड को देती है, ग्रिड उस एनर्जी को पूरे हिंदुस्तान में बेचता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपको गवर्नमेंट ने प्रोसेस बनाया कि ग्रिड एनर्जी डेवलप की जाए सोलर की फॉर्मेट में, कि सोलर एनर्जी से जो बिजली हुई वो नेशनल ग्रिड में डाली जाए ताकि वो पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। तो ग्रिड के लिए जो हमने प्लान बनाया है वो है सोलर पार्क प्लान्स, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल डेवलपमेंट की ही वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। आपने इन प्रोजेक्ट्स को यहां से डेडिकेटेडली पढ़ना है, इनके बारे में 4-4 लाइन के नोट्स बनाने हैं। आपके मेंस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या आपको रेफरेंसेस देने के लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए। फिर हमने एक प्रोग्राम बनाया, स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ 500 मेगावाट ग्रिड कनेक्टिविटी SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो हमने 5000 मेगा पावर प्लांट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोलर पार्क्स को स्टैब्लिश करने की बात करी है अंडर नेशनल जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत। ऑलराइट, तो ये एक मिशन था जो रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हमने बनाया था। थर्ड, हमने इसके अंदर एक स्कीम लिखी है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डिसेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं लक्षद्वीप और अंडमान के अंदर एनर्जी के सोर्सेस को। तो वहां इंडिया के मेनलैंड से एनर्जी ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय हम यहां से एनर्जी को पिक कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये ग्रिड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा ऑफ ग्रिड कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफ ग्रिड का मतलब है बिजली बनाई जा रही है लेकिन ग्रिड को नहीं दी जा रही है, अपने लोकल यूज के लिए बन रही है। जैसे मैंने अपने घर के ऊपर छत पे अगर कोई पावर प्लांट लगाया तो वो मैंने अपने लिए लगा लिया है। अगर मैं अपने घर में एक सोलर टॉर्च, सोलर लैंप यूज कर रहा हूं, मेरे मोहल्ले में एक स्ट्रीट लाइट है जो सोलर ड्रिवन है, तो ये ग्रिड को देने के लिए नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ही एनर्जी को बनाना और इस्तेमाल करने के लिए है। तो जब जनरेशन एंड यूसेज एक ही लोकेशन पे है तो हम बोलेंगे सोलर ऑफ ग्रिड प्रोग्राम है। ये ऑफ ग्रिड प्रोग्राम क्या है कि इसके अंदर मैंने सोलर सेल्स अपने घर के कंजप्शन के लिए लगाए। दूसरा मैंने क्या किया, जैसे एक फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को पंप की जरूरत होती है पानी को बाहर निकालने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को रीप करने के लिए, तो वो पंप अभी तक डीजल ड्रिवन थे। गवर्नमेंट ने इनको डीजल से चेंज किया है क्योंकि इससे डीजल कंजप्शन होती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है और फार्मर्स को कॉस्टली पड़ता है डीजल पंप चलाना। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने सोलर पंप का निर्माण किया है। इन सोलर पंप से आप इनको चार्ज करके इनसे इस्तेमाल कर सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए।
तो ये डिसेंट्रलाइज है, ऑफ ग्रिड है। इसके अलावा अटल ज्योति योजना है, इसी के अंदर हमने हिली स्टेट, लक्षद्वीप, अंडमान, इन जगहों पर भी एनर्जी को क्रिएट करने की बात करी है। मोर ओवर इसी के अंदर हमने ये बात करी है कि जो स्ट्रीट लाइट हैं, जो घरों में बिजली है, जो लैंप्स हैं, जो बच्चों को स्कूल जाने वाले बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए, जिन जगहों पे एनर्जी का डर्थ है, वहां के लिए स्कीम बनाई है अटल ज्योति योजना। ऑलराइट, तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं लोकलाइज लेवल पे कि वे अपनी एनर्जी को बनाएं और खुद ही उसको इस्तेमाल करें। दूसरा इनिशिएटिव लिया है कि वो एनर्जी को बनाएं और ग्रिड में भी बेच सकते हैं, तो कॉमर्शियल पर्पस के लिए एनर्जी को बेचा जा सकता है। तो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू कवर द एनर्जी टॉपिक, पर्टिकुलरली सोलर एनर्जी, कि हिंदुस्तान में क्या उसके डेटा हैं। डेटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे सोलर के क्या, हमारे रिन्यूएबल के क्या डेटा है, सोलर के क्या डेटा है, किस तरह से ये डेटा के ऊपर हम ये देखेंगे कि व्हाई वी नीड सोलर एनर्जी, when we need solar energy, what are the programs which has been laid down by the government of India to harness and expand the solar energy ambit. All right, तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ सोलर एनर्जी। नोट्स आपके रिस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में, जो ये सारी स्लाइड्स हैं, ये आपको रिस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ऑल राइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।